नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुद्दा आपके दिमाग पे सबसे ऊपर है, 8वें वेतन आयोग का। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो नेता है, जो गेस्ट हैं, वो अब तक सबसे ज्यादा बार 8वें वेतन आयोग से उनकी मुलाकात हो चुकी है। और आपने पिछले इंटरव्यू में आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि वो साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट है। तब जब सब कुछ 8वें वेतन आयोग पर जब सब कुछ कयास ही चल रहा है, अंदाज ही चल रहा है, तो आज हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 8वें वेतन आयोग का बॉडी लैंग्वेज क्या था और जो 3 बार आप मिल चुके हैं उसमें आपको क्या दिखा। तो इस पर चर्चा करें। हमारे साथ सी श्री कुमार साहब हैं जो कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और नेशनल काउंसिल जेसीएम के बड़े नेता भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका फिर से अंगवानी पर। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। सर, ये 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरे देश के कर्मचारी जो है बड़ा कयास लगा रहे हैं कि ये होगा वो होगा। फिर प्रधानमंत्री जी का भी अपील आ गया, तो उसके बाद तो और कर्मचारी चिंता में है कि पता नहीं क्या होगा। तो आप जो पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था बातचीत में कि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं और आप 3 बार जो है मिल चुके हैं 8वें वेतन आयोग से, तो आपका साइकोलॉजी क्या कहता है? अभी 13 तारीख 8वां पे 13 को मिले। उसके पहले आप एनसी, अभी आपने डिफेंस वाले में मिले आप, फिर आप उसके पहले एनसी के सीएम में मिले, उसके पहले आप मिले एक बार चाय पे चर्चा में आप गए थे, मेंबर सेक्रेटरी का साथ। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जो है 3 बार आप मिल चुके हैं, सबसे ज्यादा बार आप मिल चुके हैं। जी, तो अप्रैल 28 हम लोग का फुल फ्लेड्ज्ड मीटिंग हुआ पे कमीशन का साथ। जी, तो उसमें मिनिमम वेज के बारे में, फिटमेंट फैक्टर, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन, सर्विस में मिनिमम 5 प्रमोशन होना चाहिए, एनपीएस यूपीएस खत्म करके पुराना पेंशन लेके आना है। हमारा तो 69 लाख तो पुराना पेंशनर है, उनका पेंशन रिविजन के बारे में पे कमीशन में कुछ नहीं है, तो उनका बारे में भी पे कमीशन सिफारिश करना है। ये सब 28 में नेशनल काउंसिल जेसीएम का कॉमन मेमोरेंडम का ऊपर बहुत चर्चा हुआ, 1.5 घंटे का ऊपर चर्चा हुआ। उसमें सभी नेशनल काउंसिल का, हमारा स्टैंडिंग कमेटी का कितना भी नेता लोग था, सभी लोग उसमें था। लेकिन ये तो 13 तारीख हुआ, वो एक्सक्लूसिवली हमारा डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज है। 3.5 लाख डिफेंस कर्मचारी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, एमईएस में, डीआरडीओ में, नेवी में, एयरफोर्स में, ईएमई, एओसी, मिलिट्री हॉस्पिटल, ऐसा डीआरडीओ, ऐसा हमारा तो 8-9 बड़ा डायरेक्टरेट्स है। तो उस कर्मचारी का कैडर स्ट्रक्चर के बारे में, उनका पे स्केल के बारे में, उनका अलाउंसेस के बारे में हम लोग को पे कमीशन ने बुलाया। उसमें हम था, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन पाठक साहब, हम दोनों गए। तो सबसे पहले पाठक साहब ने पे कमीशन का सामने एक ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया। पहले तो कितना भी पे कमीशन है वो नेशनल काउंसिल जेसीएम का साथ, नेशनल काउंसिल जेसीएम का कितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी को भी बुलाता है। लेकिन अभी इस समय आपने उसको रेस्ट्रिक्ट किया, उसको रिकंसिडर करना है, उन्होंने ये बताया। बाकी हम लोग उस मीटिंग में 2 इश्यू का ऊपर पे कमीशन का अटेंशन हम लोग ने आकर्षण करने का प्रयास किया। जी, एक तो है सरकार में रेलवे कर्मचारी और डिफेंस कर्मचारी के बीच में बहुत डिस्पैरिटी है। रेलवे कर्मचारी प्रमोशंस में, पे स्केल्स में, बाकी बेनिफिट्स में हम लोग से आगे हैं। हम लोग ठीक है, अभी 50 साल हम लोग ने फाइट करके थोड़ा बहुत पैरिटी हो चुका है, पे स्केल में, प्रमोशन में, छुट्टी में, ये सब में। लेकिन फिर भी अभी भी डिस्पैरिटी है। तो कमीशन ने सवाल पूछा, इसका कारण क्या है? तो हम लोग ने जवाब दिया, देखिए पे कमीशन का ऑफिसर लोग साहब, मैडम चेयरमैन, चेयरपर्सन, डिफेंस कर्मचारी को बहुत सा ट्रेड यूनियन अधिकार नहीं था। देश का आजादी का बाद भी डिफेंस में तो सिविलियन कर्मचारी काम कर रहा है, उनको भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो सोल्जर्स है,
उनका तरीके से ही हम लोग को ट्रीट किया। उनको भी ट्रेड यूनियन अधिकार नहीं, तुम लोग को भी अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन 1953 में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का जन्म होने के बाद उस फेडरेशन ने नेहरू जी का सरकार का समय डिफेंस सिविलियन कर्मचारी को ट्रेड यूनियन अधिकार के लिए कम से कम 10 साल फाइट किया। तो फिर ट्रेड यूनियन अधिकार मिलने के बाद फिर हम लोग ने हमारा डिमांड्स का ऊपर तो डिस्कशन शुरू किया। तो ऐसा फाइट करके धीरे धीरे हम लोग को कुछ बेनिफिट्स मिलना शुरू हुआ। लेकिन आज का परिस्थिति में भी मेनली हमारा तो इंडस्ट्रियल वर्कर है, आर्टिसन स्टाफ बोलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको मालूम है 2 ही है इंडस्ट्रियल वर्कर काम कर रहा है, एक तो रेलवे में, दूसरा डिफेंस में। बाकी सब तो नॉन इंडस्ट्रियल या मिनिस्ट्रियल स्टाफ काम करता है, पोस्ट ऑफिस में और बाकी जगह में। लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर टर्नर, वेल्डर, फिटर, मिलर, टेलर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मेसन, ये सब किधर काम करता है? डेंजर बिल्डिंग वर्कर, एमिनेशन वर्कर, ये सब तो इधर डिफेंस में है, रेलवे में है। लेकिन उनका तो प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट्स है, उनका तो ग्रेड स्ट्रक्चर है हमसे ज्यादा, हमसे आगे है। तो हम लोग थोड़ा कम है। तो पे कमीशन के सामने हम लोग सबसे पहले ये रखा है, आपका सिफारिश में ये होना चाहिए, उधर का इंडस्ट्रियल वर्कर और इधर का इंडस्ट्रियल वर्कर, उधर का स्टाफ इधर का स्टाफ, दोनों को क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल सब बराबर। लेकिन पे स्केल में, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी में भेदभाव क्यों? व्हाई दिस डिस्पैरिटी? सो इस डिस्पैरिटी को खत्म करना है, ये नंबर 1 सिफारिश पे कमीशन का होना चाहिए। नंबर 2 और सीरियस है। हम तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री छोड़ के बाकी सब जगह में हमारा सिविलियन वर्कर और आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सोल्जर साइड बाय साइड काम करता है। -43 डिग्री में भी हमारा सिविलियन वर्कर है, चाइना बॉर्डर में हमारा सिविलियन वर्कर है, पाकिस्तान बॉर्डर में हमारा सिविलियन वर्कर है, आर्म्ड फोर्सेस जवान भी है। लेकिन ऐसा स्पेशलाइज्ड एरियाज में उनको एक रिस्क अलाउंस मिलता है, सोल्जर्स को, आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर को एक स्पेशल अलाउंस मिलता है 12,000 15,000 रुपया। लेकिन उनका साथ, उनको मदद करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए तो हमारा डिफेंस सिविलियन कर्मचारी एमईएस में काम करता है, डिपो में काम करता है, अलग अलग मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करता है, अलग अलग डिफेंस यूनिट्स में सोल्जर का साथ काम करता है, मिलकर काम करता है। लेकिन हमारा वर्कर को मिलेगा 2,000 3,000 रुपया, उनको मिलेगा 12,000 15,000 रुपया। तो ये डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए। -40 डिग्री मतलब दोनों के लिए -40 डिग्री है, जवान के लिए कुछ अलग है, हमारे लिए कुछ अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये भी बताया, डिफेंस मिनिस्ट्री का अंदर आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल और सिविलियन पर्सनल का बीच में अलाउंसेस के बारे में, कुछ फैसिलिटीज के बारे में तो डिस्क्रिमिनेशन है, उस डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करना है। तो ये भी हम लोग ने पे कमीशन के सामने विचार रखा है। पे कमीशन बहुत पेशेंटली सुना, हमारा तो जस्टिस चेयरपर्सन है मैडम, वो भी सुना, मेंबर सेक्रेटरी, बाकी कम से कम 10-15 अधिकारी लोग था, पे कमीशन था। उन्होंने ये दोनों मुद्दे के ऊपर उनका कंसंट्रेशन था। बीच में उन लोग का कुछ डाउट्स वगैरह था, उस डाउट्स भी हम लोग क्लैरिफाई किया। तो पे कमीशन का साथ फिर हम लोगों ने ये पॉइंट भी रखा है, नेशनल काउंसिल जेसीएम का तरफ से कैसे ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, एनपीएस और यूपीएस को खत्म करना है। सरकार कर्मचारी को, आप 24 आवर्स को सरकार कर्मचारी बोलता है, कोविड-19 पैंडेमिक में उन लोग आके पूरा दिन रात काम किया, अभी भी 24 आवर्स में हमको कभी भी ड्यूटी में बुला सकता है, हमको काम करना है। तो ऐसा कर्मचारी को ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, अब एनपीएस का नाम पर, यूपीएस का नाम पर ये सब रखने में कोई मतलब नहीं है, आप उनको पुराना पेंशन को सिफारिश करना है। दूसरा, हमारा तो एक्सिस्टिंग पेंशनर है, 30 साल 35 साल सरकार में, सरकार के लिए, देश के लिए, जनता के लिए काम करके उन्होंने रिटायरमेंट में गया, अभी उनका पेंशन रिवाइज करने का, उनका
कम्यूटेशन ऑफ पेंशन वापस करने का पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन है 5 साल में पेंशन बढ़ाने का। ये सब विषय के बारे में आप लोगों को, ठीक है, आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं तो भी पे कमीशन को पूरा अधिकार है। हम लोग पुराना बहुत उदाहरण भी उनको बताया, पहले पे कमीशन का साथ भी ऐसा बहुत इश्यूज था, वो उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस का बियॉन्ड था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं था। लेकिन हम लोग उनको कन्विंस करने के बाद उन्होंने उनका सिफारिश में लिखा है, इवन दो हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये विषय नहीं है, लेकिन एम्प्लॉइज का तरफ से इस विषय के बारे में हम लोग को कंसिडर करने के लिए बताया, तो हम लोग सिफारिश कर रहा। अभी हम लोग एक उदाहरण उनको बोला, 5th पे कमीशन ने एक सिफारिश किया। क्या सिफारिश है? कोर्ट जजमेंट्स एम्प्लॉइज का फेवर में पॉलिसी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तक एक कर्मचारी फाइट किया, उसका फेवर में जजमेंट आने के बाद फिर उस जजमेंट केवल आप कौन कोर्ट में गया उन्हीं को ही लागू करता है। उसका मतलब एवरी कर्मचारी, ईच एम्प्लॉई वकील को लाखों लाखों रुपया फीस करके उस बेनिफिट के लिए फाइट करना है। हम लोग 5th पे कमीशन को ये बताया, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में वो नहीं था, लेकिन जस्टिस रत्नवेल पांडियन का कमीशन ने रेकमेंड किया, ये बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हजार जजमेंट है, एक एम्प्लॉई का फेवर में पॉलिसी मैटर में जजमेंट आने के बाद उनको आप इम्प्लीमेंट किया तो उस बेनिफिट सिमिलरली प्लेस्ड सभी एम्प्लॉइज को देना है। लेकिन सरकार अभी तक वो रिकमेंडेशन लागू नहीं किया। हम लोग 8वां पे कमीशन को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी कोर्ट जजमेंट एम्प्लॉइज का फेवर में आने के बाद उस एम्प्लॉई को आप इम्प्लीमेंट किया तो फिर उस बेनिफिट सभी एम्प्लॉइज को देना है, ये बताया। दूसरा, चेटे पे कमीशन में एक सिफारिश है। चेटे पे कमीशन ने बोला, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये सब नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखा हमारा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज पूरा हाईली क्वालिफाइड, डिप्लोमा होल्डर्स है, ग्रेजुएट्स है, इंजीनियर्स है, हायर पोस्ट का क्वालिफिकेशन उनका पास है। लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो करता है, उसमें अभी एक पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करके आया, इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक बीई करके आया, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन हम आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, हम अप्लाई करने का समय आप 1000 कंडीशन डालता है। वो सब कंडीशन का क्या जरूरत है? उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन हमारा पास है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में चार्जमैन है, जेडब्ल्यू में जूनियर वर्क्स मैनेजर, एमईएस में जूनियर इंजीनियर है, डीजीक्यूए में जूनियर इंजीनियर है, ऐसा हायर लेवल पोस्ट है। हम एक एमटीएस है, एक ग्रुप सी एम्प्लॉई है, हमारा पास उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन है, तो हमारा लिए कुछ कोटा है, उसमें रखिए। आप हमको परीक्षा रखो, एग्जामिनेशन रखो, हम पास करेगा तो हमको दे दो, हम पास नहीं करेगा तो हमको मत दे दो। तो इसमें एडवांटेज क्या है? आप ऐसा एक प्रोविजन रखने में हम इवनिंग कॉलेज में जाके हम हायर कोर्स स्टडी कर सकता है। सरकार हमको पैसा नहीं देगा, हमारा पैकेज से हमको कॉलेज का फीस, यूनिवर्सिटी का फीस, पॉलिटेक्निक का फीस देके हम उधर स्टडी करके आएगा, उसका भी बेनिफिट उस डिपार्टमेंट को ही मिलेगा ना। भाई दबे हमको प्रमोशन ही नहीं मिला, लेकिन हमारा तो क्वालिफिकेशन है, हमने तो पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के हमारा नॉलेज डेवलप किया, उस नॉलेज उस डिपार्टमेंट को ही यूज होगा। तो इसलिए हमारा पास क्वालिफिकेशन है, तो हायर पोस्ट में एज ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, इवन ये एमटीएस का पास भी क्वालिफिकेशन है तो उसको हायर पोस्ट में मौका देना। छठे पे कमीशन ने सिफारिश किया, ये बहुत करेक्ट है, लेकिन सरकार लागू नहीं कर रहा है। तो ये सब इश्यूज हम लोग पे कमीशन का सामने रखा है। हमारा वुमन कर्मचारी को कुछ इश्यूज है, उनका सीसीएल को लेके वो भी रखा है। फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉइज है, उनके बारे में रखा है। फिजिकली चैलेंज्ड पेंशनर्स है, उनको भी प्रॉब्लम्स है। ये सब पे कमीशन का सामने हम लोग विचार रखा है। उन्होंने बहुत पेशेंटली सुना, उन्होंने बोला, आपने क्या क्या बोला हम लोग का तरफ से सब नोट किया। बाद में इसमें हम लोग को कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है तो आपको बाद में भी बुलाएंगे करके बताया।
सो इसलिए देखिए, अल्टीमेटली पे कमीशन एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, जी, सरकार का हाथ में ही पावर है उसको लागू करने का। लागू करना। लेकिन एज ए ट्रेड यूनियन, एज ए रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन, हमारा तो कितना भी वर्कफोर्स है, उनका तो एक्सपेक्टेशन है वो पे कमीशन का सामने इफेक्टिवली पसंद करना हम लोग का काम है। वो काम हम और हमारा अध्यक्ष पाठक साहब दोनों किया करके हमको पूरा विश्वास है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपकी जो आपने प्रेजेंटेशन रखा है वो मानी जाए, वो आगे बढ़ाई जाए। तो चलिए, ये हमारी खास बातचीत ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के श्री कुमार सर से, जिन्होंने बताया कि डिफेंस एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने 8वें वेतन आयोग के सामने क्या क्या मुद्दे रखे, क्या क्या मांग रखे। सर आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।